होती। महंगे से महंगे लॉयर आ जाएंगे यार, कल ही खड़े हो जाएंगे अगर जेल में होता है। मैं कोर्ट पहुंचू उससे पहले बेल रेडी होगी मेरे पास। ये आदमी क्या करता है, ये उस बच्चे का मॉक्ड वीडियो बनाता है। इस तरीके से उसने डिनोट किया है, या फिर जो लॉयर मतलब जो जजेस है उनके लिए जिस तरीके का शब्द का यूज किया, ध्रुव राठी ने तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। ये सब लोग एक ही इसमें बैठे, लेकिन गुरु पतवंत सिंह पन्नू को तो बोला गया कि टेररिस्ट है। आपके पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, कितना भी रैशनल आप क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप अगर उनके थॉट्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हो, मतलब आप अंधभक्त हो चुके हो। जो लोग उसको विटनेस कर रहे थे, ये पैसेंजर का भी वही बोलना था कि वो मेंटली अनस्टेबल लग रहे थे। ये सब कंप्लीटली अगर हम ये पूरा एक उठाकर देख ले कि ये सब कुछ एक बाउल में लेकर देखे, तो ये सब फाइनेंस कौन कर रहा है? फोर्ड फाउंडेशन। दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठाते हुए आपके सामने पेश करते हैं एक पैरोडी। लिब्रांडो का पैसा, चेहरे पे उदासी, मन में हिपोक्रेसी, हाय आय हाय। फ्लाइट से बैन हो जाए, कभी तमिलनाडु में छुप जाए, आय हाय। जोक मारता फिरे वो, लेकिन हंसी कभी ना आए। लिब्रांडो का पैसा, चेहरे पे उदासी, मन में हिपोक्रेसी, हाय हाय हाय। कॉमिक नहीं वो प्रोपेगेंडिस्ट है, और कहा क्या जाए। मोदी को गाली दे दे कर ही करियर अपना बनाए। लिब्रांडो का पैसा, चेहरे पे उदासी, मन में हिपोक्रेसी, है मंदिर यही बनेगा, हाय हाय। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा टर्म है जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, या फिर उससे भी पहले ब्रिटेन में या फिर एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, ये काफ़ी डिस्कस्ड और काफ़ी डिबेटेड एक टर्म रही है। और ये एक अकेला ऐसा राइट है जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्कस्ड है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम राइट टू जो लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, उसके अलावा एक ऐसा जो काफ़ी वाइडली डिस्कस्ड है। बट जुडिशियरी जब इसको इंटरप्रेट करती है तो न्यूट्रल होके इंटरप्रेट करने का ट्राई करती है, बिकॉज दे आर क्वालिफाइड टू डू दैट। लेकिन कुछ लोग फिर आ जाते हैं, एंटरटेनर्स, सो कॉल्ड कॉमेडियंस, प्रोपेगेंडिस्ट आ जाते हैं, और जब उनको सूट हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। बट कोई अगर उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करे या फिर उनको ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज करे, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नलीफाई हो जाता है उन लोगों के लिए। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, जो कुणाल कामरा का भी इंसिडेंट हुआ? देखो, अभी रिसेंट टाइम्स में महाराष्ट्र में 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो नागपुर में हुआ, जो औरंगजेब के ऊपर इंसिडेंट्स देखने को मिला, वहाँ पे भी वायलेंस हुआ। और दूसरा मुंबई में जो कुणाल कामरा है, फिर उसके बाद उसका जो जहाँ हैबिटेट जो था, जहाँ पे स्टूडियो में उसने किया था, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। अब ये दोनों इंसिडेंट्स जो हुए, इसमें जितने भी पत्रकार लोग हैं, जितने भी जो हम बोल सकते हैं एक लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनका नरेटिव किस तरीके से बिल्डअप हुआ। अब अगर हम राजदीप सरदेसाई देखते हैं, मतलब एक बहुत महान जर्नलिस्ट है, दिग्गज है, हाँ, तो उनके द्वारा क्या कहा गया था जब नागपुर में वायलेंस हुआ था उस समय पर, कि अगर आप हेट फील्ड नरेटिव चलाओगे तो उसके रेसिप्रोकल्स जो है वो आपको झेलना पड़ेगा ही। मतलब कि भाई आपने हेट फील्ड नरेटिव चलाया औरंगजेब के खिलाफ, तो वो जो प्रतिक्रिया आई है, जो मुसलमानों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, वो तो होना ही था। अब यहाँ पर उनका क्या बोलना था कि क्यों तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा है, वायलेंस जो है वो क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ हेट फील्ड नरेटिव नहीं चलाया गया कुणाल कामरा के द्वारा। अब ये तो सिर्फ एकनाथ शिंदे जी जो है उनके खिलाफ चलाया गया, लेकिन बाकी बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ भी उसने चलाया, वहाँ पे जो गाने हैं वो गाए। देन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अगर हम कॉमेडियन की बात करें, अगर हम कोई मूवी की बात करें, जैसे पीके मूवी हो गई, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे अगर उसको क्रिटिसाइज कोई करता है कॉमेडियन को या तो पीके जैसी मूवीज़ को, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो होना ही चाहिए, ऐसे कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हमें छावा मूवी देखने को मिलती है, अगर हमें द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर उन मूवीज़ को प्रोपेगेंडा मूवी बोल दिया जाता है। तो
यहाँ से हमको समझ में आता है कि इनका जो एक नरेटिव है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, ये एक तरफा है। मतलब और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो तमिलनाडु में जब ये कुणाल कामरा का इंसिडेंस हुआ उसके एक दिन बाद ही, क्योंकि काफ़ी आक्रोश हुआ, मतलब आपको पता ही है कि ट्विटर पर तो इनकी पूरी एक सेना ही है जो धड़ धड़ ट्वीट जो है वो शुरू कर देती है, जिनकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके ही दूसरे दिन तमिलनाडु में एक यूट्यूबर है जिन्होंने वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया, उसके घर में सीवेज जो पानी है वो फेंक दिया गया, मतलब पूरे घर में तोड़फोड़ की गई। लेकिन उस इंसिडेंट्स के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, उस इंसिडेंट्स के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो उस इंसान, उस यूट्यूबर का था, हालांकि उस यूट्यूबर ने मोदी सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर उसका साथ क्यों किसी ने नहीं दिया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके आसपास, पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था उसका खुलासा एक यूट्यूबर ने वहाँ पर पंजाब में जाकर किया था, और वो जम्मू कश्मीर का था। तो पंजाब पुलिस ने, मतलब बेसिकली आम आदमी पार्टी के द्वारा पुलिस को भेजा गया कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, उसको अरेस्ट किया गया। मतलब वो तो एक खुलासा कर रहा है किसी चीज़ का, उसको ही अरेस्ट किया गया। मतलब वो जो वहाँ पर रैकेट चल रहा है उसको हटाने के बजाय एक यूट्यूबर जो है उसको आके अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके खिलाफ आपने कभी सुना कोई, मतलब मीडिया के द्वारा राजदीप सरदेसाई, जो अभिसार शर्मा जी, रविश कुमार जी, उसके बारे में कोई वीडियो बनाए? नहीं, बिल्कुल हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हमको देखने को मिलता है कि भाई जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नैरेटिव क्या है, इनके एजेंडा को जो भा रहा है, इनके एजेंडा को जो सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में आएगा। बाकी उसके बाहर जो भी लोग हैं उसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। कुणाल कामरा की अगर बात करें कि भाई उसको बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लहराई ना, इन दी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग तरीके की है, लेकिन उसने कौन सी लहराई, जो राहुल गांधी जी लेके घूम रहे थे, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना क्या है कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, ये उनका कहना था, इसलिए उन्होंने वो लहराई, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे लोकसभा इलेक्शंस के दौरान वो लेके घूम रहे थे ताकि डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। हालांकि हमें देखने को मिला कर्नाटका में क्या हुआ, जो मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्वेशन अगर आप रिलीजन के बेसिस पर दे रहे हो तो अपने आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वायलेट ही जिसके द्वारा किया जा रहा है, आप उनके ही द्वारा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन को लहरा रहे हो, तो ये अपने आप में कहता है कि आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो। आप संविधान के बारे में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो रहे ना रहे, उससे बारे में आपको कुछ नहीं, आपका नैरेटिव जो है वो चलते जाना चाहिए। कुणाल कामरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, उसमें जब कंगना रनावत का जब बुलडोज़र के द्वारा तोड़ दिया गया था उनका ऑफिस, किसके द्वारा, उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, उनके द्वारा तोड़ दिया गया था और काफ़ी उसको ग्लोरीफाई भी किया गया था, उखाड़ दिया। उस वक्त ये बड़े खुश हुए थे कि हाँ भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैंने तो बार बार वो वीडियो को मैं देखता हूँ, उसमें उनको मज़ा आ रहा है। देन उसके बाद जो एंड ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये पर्टिकुलर जो कंगना रनौत का हुआ था, इसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, उन्होंने खुद इसको बोला था कि ये दिस वाज एक्टेड विद अ मलाइस अगेंस्ट कंगना रनौत, और उनको बोला था कि जो उनका कंपेंसेशन है वो भी आपको कंपेंसेशन उनको वापस देना चाहिए। तो वहाँ पे इस चीज़ को गलत भी ठहराया था जुडिशियरी। एग्जैक्टली। और इससे मुझे और एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि जो मतलब सुशांत सिंह राजपूत है, उनका जो केस हुआ था सीबीआई की तरफ गया था, तो जो उनकी एक जो मीडिया के द्वारा चलाई गई थी जो गर्लफ्रेंड थी उस समय पर सुशांत सिंह राजपूत की, उन पर काफ़ी ब्लेम किया गया था कि भाई उन्होंने उनकी हत्या जो है वो की है। तो अब जब उनके सपोर्ट में सीबीआई के द्वारा रिपोर्ट लाई गई है और उस केस को बंद किया गया है, तो उसमें अब राजदीप सरदेसाई बोल रहे हैं सबको कि भाई जिन जिन लोगों ने वो एक्ट्रेस के लिए खिलाफ जो भी चलाया था, तो अब उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। कंगना रनावत के साथ जो हुआ था उस समय पर, जब जिन जिन लोगों ने मज़े लिए थे, जिन जिन लोगों ने ये किए थे, उनसे माफ़ी नहीं मंगवानी है अब, क्योंकि कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो फैक्ट चेक यूनिट जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाने वाली थी कि भाई फैक्ट चेक यूनिट जो है वो लानी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन जो भी स्प्रेड हो रही है उसको कवर अप करने के लिए। अब ये कुणाल कामरा जो है ये खुद ही कोर्ट में जाते हैं इसके खिलाफ, और वहाँ पर उनका कहना ये था मिस इन्फॉर्मेशन से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को टारगेट कर सकते हैं। कैसे कि उन्होंने कहा मैं तो सटायर करता हूँ, पॉलिटिकल सटायर, तो अगर भाई मैं अगर नॉर्मली ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन किसी को भी बोल सकते हैं उसमें, कि अगर प्रधानमंत्री की फ़ोटो है उस पर लिख दिया जाए कि प्रधानमंत्री टेकिंग होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड उस पर मैं, क्योंकि मैं सटायर मारता हूँ, तो उसमें मैं अंबानी की फ़ोटो लगा दूंगा,
और मैं बोलूँगा कि देखो अंबानी जो है टेकिंग ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, अब वो तो ले नहीं रहे, तो मिस इन्फॉर्मेशन के तहत उसको टेक डाउन किया जा सकता है। वहाँ तक ठीक है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ये है ना, आप रह कहाँ रहे हो, अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हो रही है उनकी, तो कहाँ आना है उनको, तमिलनाडु, है ना, वहाँ आने के लिए बोला उन्होंने। तमिलनाडु की गवर्नमेंट, कहीं जाओ मत भाई, तुम जिस स्टेट में बैठे हुए हो ना, उसी स्टेट की सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट लेकर आए, वो तो इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। लेकिन वो बीजेपी की नहीं है ना भाई, कैसे बोलेंगे? तो वहाँ पर आपकी हिपोक्रेसी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो क्लियर होती है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपने जब लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लहराई, आपको तभी पता था कि ऐसा बवाल कुछ हो सकता है, और आपने जानबूझकर ये जो चीज़ें हैं वो आपके एक्ट में डाली। और ये उससे भी प्रूव होता है कि जो जुबेर है उसके द्वारा ट्वीट किया गया कि भाई मैंने जब ये एक्ट ख़त्म हुआ, वो क्योंकि देखने के लिए गया था, तो ये एक्ट जब ख़त्म हुआ तभी मैंने इसको बोल दिया था। जो मोदी जी पर उसने पैरोडी बनाई थी, उसके लिए उसको जेल जो है वो हो सकती है, एफआईआर हो सकती है, आक्रोश हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचा था बोले कि एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जो बनाया उस पर आक्रोश है। मतलब उसको पता था कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके बावजूद जब उसने किया, और लास्ट में किसकी फ़ोटो दिखाई, उमर खालिद की फ़ोटो दिखाई। अब उमर खालिद का ये तो आपको भी पता है कि सपोर्ट, मतलब वो ऐसे दिखाते हैं कि उसने वॉयलेंस को नकारा है, उसने वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, ये सब उसने प्रोपोगेट किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसने क्या किया था और किस किस लोगों का उसने सपोर्ट किया था, ये तो मतलब पूरे ट्विटर पर पूरा स्प्रेड हो चुका है, सबको ही पता है, सबको ही पता है। तो ऐसे सिनारियो में ये पता चलता है कि कुणाल कामरा, ये इसको कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेना देना नहीं है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसका सिर्फ एक है एजेंडा, उसका सिर्फ एक है नरेटिव। वो नरेटिव जो है वो सामने प्रोपोगेट होता रहे, वो सामने जाता रहे, उसको और बाकी कोई लेना नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस है ना कि आपका करियर जो है, आपका पूरा अगर एक्ट देखा जाए, जितनी भी एक्ट है वो देखे जाए, तो हार्डली किसी को हंसी आएगी। कोई जोक ऐसे आते नहीं है कि भाई हंसी आ जाए, बहुत ज़बरदस्त हंसी आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीटली सिर्फ अटैक 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 किया जा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो इससे आपका और वो भी बस एक ही गवर्नमेंट के ऊपर, बाकी स्टेट्स रीजनल गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ हो रहा हो तो उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और हाँ, स्टेट में, बाकी स्टेट में जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ अटैक करना चलता है, जहाँ नहीं है वहाँ वो स्टेट को देखेंगे भी नहीं हम। हाँ, वो तो मतलब ऐसा है कि उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। वहाँ तो फिर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा दो पूरा, वो हमको क्या लेना देना है। मतलब आप देखो ना, सीधा सीधा हमको पता चलता है कि आक्रोश जो समय रैना की कंट्रोवर्सी, उसमें भी बहुत हुआ था, लेकिन समय रैना के लिए इतने सारे ट्वीट इनके द्वारा नहीं किए गए, सपोर्ट इनके द्वारा नहीं किया गया। जो सिस्टमैटिक तरीके से कुणाल कामरा को डिफेंड किया जा रहा है, जैसे CNN का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा जा रहा है कॉमेडियन ने एक जोक बताया और उसके कारण उनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। बस एज सिंपल एज दैट। उसको आगे एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट शिवसेना, मतलब आप बताइए, शिवसेना को इतना डिफाइन हिंदू सुप्रीमेसिस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हिंदू स्पिरिट में तो वो लोग आए नहीं थे वहाँ पे। वो अपने लीडर के, उनके जो लीडर है, और हमारे CM रहे, महाराष्ट्र के CM रहे हुए, तो उनके फॉलोअर्स तो होंगे ही। क्या कुणाल कामरा ने कैलकुलेट करके ये सब किया होगा? उन्हें तो ही न्यू वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बड़े बड़े हस्तियों पर उछाले, क्योंकि उनको पता है उनको रिएक्शन ही लेना है। अर्नब गोस्वामी से भी वो रिएक्शन ही लेना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं ही न्यू इट। लेकिन यहाँ पे CNN आके उनको डिफेंड करता है, कई सारे बड़े ट्विटर हैंडल्स आके उनको डिफेंड करते हैं, बड़े बड़े जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं वो उनको फाइनेंशियली एम्पावर करते हैं। तो ये बाकी केसेस में हमको देखने को नहीं मिलता। Exactly. जो समय रैना के केस में फॉर एग्जांपल, हमें किसी का कोई सपोर्ट, कोई इकोसिस्टम एक्टिव होते हुए हमें दिखी नहीं उनको डिफेंड करने में। हाँ, भले ये बोल रहे थे कि हाँ अब मतलब उनको ये डर था गवर्नमेंट, इनके नाम पर गवर्नमेंट कोई कानून ना लेकर आ जाए, बस इसके लिए वो कर रहे थे। यहाँ कुछ नहीं, भले कितना भी बुरा तरीके से उन्होंने बोला हो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अगर समय रैना कहीं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर देता कोई वीडियो में, तो ये पूरी इकोसिस्टम भाग के आती कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो देखो पहले भी तो किसी ने यही वाला सेम जोक मारा था, ऐसे कैसे आप ये कर सकते हो। क्योंकि देखो ना, आप जब उसको अवार्ड मिला है, जो बियर बाइसेप है, रणवीर है, उसको अवार्ड मिला था मोदी जी के हाथ से, तो ऑब्वियस है कि ये जो पूरी इकोसिस्टम है ये तो थी ही आक्रोश में कि कब कुछ हो, कब कोई चांस मिले, और ये चांस उनको बराबर मिल गया। उसके बाद ये उनको डर लगा कि भाई अब ये हमारा ही उल्टा ना पड़ जाए कि सरकार जो है वो कानून लेकर आ जाए। तो अब लोगों को डराने लग गई, देखो अब सरकार जो है वो इस पर कानून ना लेकर आए।
तो ये इस तरीके की बचकानी हरकतें जो है सिर्फ अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इनके द्वारा किया जाता है। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुन्ना और फारूकी का जो बैंगलोर शो जब कैंसिल हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी मैं शोज़ नहीं करूँगा, कॉमेडी नहीं करूँगा। उस समय पे भी कुछ लोग आए थे जो लेफ्ट लीनिंग है, कुमार कामरा वाले लोग, उन्होंने आके उनको डिफेंड किया था। बट उसी दिन रिंकू शर्मा नाम की बजरंग दल की एक जो एक्टिविस्ट थी, उनको ब्रूटल तरीके से मार दिया गया था, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी थी। फिर अंकित शर्मा जो IB के थे, जिनको दिल्ली दंगल के समय उनकी डेड बॉडी को नाली में फेंक दिया गया था मस्जिद से उठा के, और उनके बॉडी पर 51 घाव थे, और इसमें आप काउंसिलर ताहिर हुसैन इन्वॉल्व थे। और ये बात हमें पता नहीं है, अगर कोई दूसरा लीडर होता तो सबको पता चल जाता, बट आप काउंसिलर ताहिर हुसैन थे, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि वन ऑफ द अक्यूज्ड वो भी थे। और जो आई विटनेस वाले थे, उन लोगों ने देखा भी था कि उनको मस्जिद में यही व्यक्ति उनको लेके गए थे। अब इसके बाद आते रोहित रंजन, जिनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इनफैक्ट आपने जो अभी नाम लिए, ये मैं काफ़ी एक्टिव हूँ ट्विटर पर, मैंने भी ये नाम सुने नहीं जो अभी आपने बताया। राइट, मुझे भी कितना डेप्थ में जब जाके देखा मैंने, तब मुझे दिखा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ कई पन्ने पर किसी पेपर में आता था, न्यूज़पेपर में। उसके बाद में अगर हम रोहित रंजन को देखें, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उनको ये कहा था कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो, सीधा अरेस्ट कर लिया फेक न्यूज़ के। मतलब ये कि कौन से स्टेट से ये? छत्तीसगढ़ में, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, उनको फेक न्यूज़ बोल के सीधा अरेस्ट कर लिया। फिर नीलेश शर्मा नाम के एक है, उन्होंने सैटायर के फॉर्म में पॉलिटिकल कुछ मैसेज कन्वे किया था, उनको अरेस्ट कर लिया था। हमने वो भी देखा था कि मोदी जी को वो एक मोदी जी का और ममता बनर्जी का एक डांस वीडियो आई थी, तो मोदी जी ने उसको वेलकम किया था और ममता बनर्जी ने क्या किया था सबको पता है, अरेस्ट कर लिया था। फिर एक सबसे सरप्राइजिंग जो आम आदमी पार्टी पंजाब ने किया था, पूरे जी न्यूज़ को ही बैन कर दिया था कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो। मतलब जी न्यूज़ वहाँ पर बैन, मतलब जो स्टेट पहले ही इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर रहा है, जिसको रेवेन्यू की सख्त आवश्यकता है, वो एक चैनल को ही बंद कर रहा है। और ये किसी को ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बैटिंग कर सिलेक्टिवली जो आ जाते हैं, ये देख नहीं पाते। बट मेरा पॉइंट ये भी है कि ओके, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लहरा रहे हो, क्या आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है? मेरे ख्याल से नहीं तो आप जुडिशियरी को रिस्पेक्ट करते, बिकॉज जुडिशियरी जो है हमारी गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो है। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन में, वही आर्टिकल में कितने सारे जो है ये भी कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो वही रेस्ट्रिक्शंस के अंदर ये भी फॉल होता है। जैसे ये बोल रहे कि लॉ एंड ऑर्डर का एक हो सकता है, बिकॉज आप एक इतने इम्पोर्टेंट लीडर के खिलाफ, और गद्दार इज़ अ वेरी हेवी वर्ड, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड एकनाथ शिंदे साहब इज कमिंग फ्रॉम, वैसे लोगों के लिए गद्दार इज़ अ वेरी 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 ह्यूज वर्ड। मतलब वो कभी नहीं कहना, किसी को अच्छा नहीं लगता जो नेशनलिस्ट है कि उसको गद्दार कहा जा रहा है। एंड अगर वी सी कि मोदी जी के लिए तो ये हमेशा ही कहते रहते हैं, जो हम कई बार सुनते हैं कि मॉब लिंचिंग। क्यों मॉब लिंचिंग हुई? क्योंकि काऊ को लेके जा रहा था कोई आदमी, फिर कोई हिंदू मॉब आता है और मुस्लिम यूथ को थ्रैश कर देते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन जो दूसरा एंगल है वो तो हमने कभी देखा भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि गाय को लेके जा रहे हैं और कई बार गायों को चुरा कर भी लेके जाया जाता है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। और फिर जब वो यूथ जाते हैं अपनी गाय की रक्षा के लिए, तो 2-3 यूथ गए फॉर एग्जांपल, और गाड़ी में ज़्यादा लोग थे या फिर उनके एरिया में और ज़्यादा लोग थे, तो उनको भी तो थ्रैश किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी बता रही है, दूसरी साइड की स्टोरी दिखा ही नहीं रहे। तो ये जो ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, मतलब IB के जो शर्मा साहब थे, उनको कितनी बुरी चीज़ है, इनको भूला जाता है, और उसी समय आप अपने आप को ही बस डिफेंड करने लग जाते हो। आपको बस मुन्ना और फारूकी और ये मतलब आप ये सोचो कि यार नागपुर में जो वायलेंस हुआ, उसमें वायलेंस, अब ये उनको पता है ना कि जो तोड़फोड़ की गई वो किस कम्युनिटी के द्वारा की गई, वो उनको पता है। तो अब वो तोड़फोड़ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, तो वो ब्लेम किस पर कर रहे हैं? छावा मूवी को ब्लेम कर रहे हैं वो विकी कौशल को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने मूवी बनाई इसलिए लोग भड़के, इसीलिए यहाँ पर ये हो रहा है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? और जब पद्मावत मूवी आ रही थी, उस समय पर जो वायलेंस हुआ था, उसमें पद्मावत मूवी को ब्लेम नहीं किया था। मतलब एक तरीके से जब स्टार्टिंग आ रही थी कि जो पद्मावती जी है उनका अपमान किया जा रहा है, इसलिए जो वायलेंस किया जा रहा था,
उसमें ये बोल रहे देखो देखो ये कैसे है, इसलिए क्या हुआ है प्रमोट तो भी किए इन लोगों ने, यही लोग थे ध्रुव राठी ये सब कि अब तो देखने ही जाएंगे, अब तो उस मूवी को हम यही करेंगे। बाद में उनको पता चला अरे यार मूवी में जो हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो हमारा नैरेटिव था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इनकी एक बुद्धिक स्तर जो है वो बताता है। और देखो अभी हमने जो न्यूज़ वाले हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी हिपोक्रेसी की बात की कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसा सिलेक्टिव है, जो कुणाल कामरा है उसका कैसा सिलेक्टिव है। प्लस अभी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी देखते हैं कि जैसे हमने बहुत देखा है प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है वो गई थी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए सब। बाद में जब न्यूज़ रिपोर्टर को उन्होंने कहा प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कि हमारी जो पार्टी है मतलब उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है हमारे तरफ से, या कांग्रेस जो उनकी वो जो अलायंस में थे और एनसीपी जो वो अलायंस में है, इनके द्वारा किसी को भी ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये नहीं हुआ, आप एक एग्जांपल बता दो तो मैं मान जाऊंगी। फिर जब न्यूज़ रिपोर्टर ने 3-4 इंसिडेंट्स बता दिए कि भाई जब उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक एक्स नेवी ऑफिसर ने कहा तो उसके घर पे जाके मारपीट हो गई, कांग्रेस के खिलाफ बोला गया, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला गया तो वहाँ पर मारपीट की गई। जो शरद पवार जी है उनके खिलाफ एक मराठी एक्ट्रेस ने बोला तो 41 डेज तक उसको बिना किसी प्रोसीडिंग के उसको जेल में रखा गया। तो बाद में वो बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई व्हाट अबाउट क्या है ये, मतलब इसने किया तो इसके भी है, इसके भी ऐसे कैसे, मतलब खुद ही पूछते हैं और बाद में खुद ही बोलते हैं व्हाट अबाउट क्यों कर रहे हो। तो ये जो है ये यहाँ पर सीधा सीधा देखो हमारे देश में ऐसा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये लिमिटेशन में रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा उसके पीछे कारण है। देखो हर लीडर जो है वो चाहता है जीत कर आना, और हर लीडर जीत कर कब आएगा, जब उसकी रेपुटेशन जो है वो बनेगी। अब उसकी रेपुटेशन अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई अपशब्द बोलकर किसी के भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी एक लीडर के लिए, राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या हम बोलेंगे कि स्टालिन जी हो या हम बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी हो, जब पर्सनल अटैक होता है उसमें आप ये सोचोगे कि यार ये रिएक्ट ही नहीं करेगा या कार्यकर्ता जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी एक दुविधा जो है वो आ जाती है। हालांकि वायलेंस जो है वो बिल्कुल गलत है, वायलेंस कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो होनी चाहिए। मगर बात यही है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये मैं बता डिफेंड की बात नहीं यहाँ पर कि किसी चीज़ को मैं डिफेंड कर रहा हूँ या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। मगर ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो इंसान अपने रेपुटेशन पर इलेक्शन लड़ रहा है, इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ पर इस तरह की प्रतिक्रिया जो है अगर पर्सनल अटैक किसी पर किया जाए, किसी पर भी किया जाए तो वो निकल कर आएगी। राइट। अभी आपने छावा मूवी की बात कही थी, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अभी हमने देखा था कि बुक्स में किस तरीके की बातें कही गई थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाए गए थे, उनके स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए गए थे, जहाँ पर उन्होंने 108 लड़ाइयाँ जीती थी। मतलब उनके स्ट्रेटजिक और एडमिनिस्ट्रेशन की तो आप बात ही छोड़ दो। अब इस व्यक्ति को इस तरीके से जब पोर्ट्रे किया जाता था कि उनको ये सब चीज़ बराबर वो हैंडल नहीं कर पाए ये बुक्स में, तब तो फिर कोई वायलेंस नहीं हुआ। औरंगज़ेब के खिलाफ बोल दिया तो वायलेंस हो गया। तो फिर अगर आपको लगता है कि ऐसे बोलने से, जैसे ये बोलते हैं कि आप उनको क्यों टारगेट ना करो क्योंकि कम्युनल हार्मनी डिसरप्ट होती है, फिर आप इनको बोल सकते हो तब कम्युनल हार्मनी डिसरप्ट नहीं होती क्या? मतलब तो फिर आप दोनों साइड में बैलेंस रहो ना, आप यहाँ भी बैलेंस रहो वहाँ भी बैलेंस रहो। आप औरंगज़ेब को ग्लोरीफाई या फिर उसके अपराध थोड़े से कम करने के लिए हमारे जो इंडियन राजा थे उनको आप विलीफाई करते थे, उनको बताते थे कि इनको स्ट्रैटेजी नहीं आती थी, इनको ये नहीं आता था। आप ये नहीं बताते कि वो लोग कितना ज़्यादा अनएथिकल तरीके से वॉर करते थे। इनफैक्ट जो एक मतलब मुस्लिम प्रीचर थे, एक न्यूज़ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो सादे राजा थे, बोलते हैं उनके बारे में इतना क्यों ये किया जाता है, वो कोई ऐसे नहीं थे, बहुत ग्रेट राजा थे। मतलब इस तरीके से आप बिना जाने आपको क्या अधिकार है ये सारी चीज़ें बोलने का? राइट। आपको हक किसने दिया ये सारी चीज़ें बोलने का? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि यार कुणाल कामरा जो है वो कम्प्लीटली अटैक ऐसे क्यों कर रहा है। तो दूसरा भी एक जो हम बोल सकते हैं एक दूसरा एंगल भी जो देखने को मिलता है वो इस तरीके का है कि जो वीडियो था उनका वो किया गया था निधि शेट्टी, इनके द्वारा फाइनेंस किया गया। मतलब लास्ट में हमको देखने को मिलता है उनका नाम जो है वो देखने को मिला था। अभी जो निधि शेट्टी है ये प्रोड्यूसर और एडिटर है मीम्से कल्चर लैब की। अब यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि ये जो मीम्से है इन्होंने
जो अरविंद केजरीवाल जी इनकी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है। तो ये एक बहुत ख़ास चीज़ आती है कि लिंक देखिए आप कि जो प्रोड्यूसर कुणाल कामरा के हैं उन्हीं प्रोड्यूसर ने अरविंद केजरीवाल जी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको भी यहाँ पर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हमें काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें ये जो हमें लैब देखने को मिलती है इसमें है एक विनय शुक्ला। अब ये जो विनय शुक्ला है इन्होंने रविश कुमार की जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी प्रोड्यूस की है। तो मतलब आप लिंक देखिए यहाँ पर किस तरीके से जुड़ रहा है। और ये सब कंप्लीटली अगर हम ये पूरा एक उठाकर देख ले कि ये सब कुछ एक बाउल में लेकर देखें तो ये सब फाइनेंस कौन कर रहा है? फोर्ड फाउंडेशन, उसके द्वारा फाइनेंस। फोर्ड फाउंडेशन के बारे में हमने ऑलरेडी यूएसएड का जो वीडियो था उसमें कंप्लीटली इसका जिक्र किया हुआ है। तो ये भी एक चीज़ जो है ना, ये भी एक नरेटिव बाहर निकल कर आता है कि किस तरीके से जो प्रोड्यूसर, मतलब एक तरीके से हम लिंक देख सकते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की डॉक्यूमेंट्री की है, जिन्होंने रविश कुमार जी की है और वही यहाँ पर कर रहे हैं। अब उनका नरेटिव क्या है ये हम जानते हैं। उसी तरीके से ये क्यों ना बोले, फिर जो कुणाल कामरा है ये क्यों ना बोले। और देखिए क्या है, आप कॉमेडियन हो, कॉमेडियन करके ही बात करो तो एक चीज़ समझ में आती है। आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है, सटायर की बात आती है, आप कॉमेडियन बन जाते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ आप जब लोकसभा इलेक्शंस आते हैं तो आप एजुकेटर बन जाते हो कि भाई देखो बीजेपी के द्वारा ये ख़राब चीज़ें की गई। आप एक नैरेटिव सेट करने के पीछे चल जाते हो। बाकी जगहों पर आप जब ट्वीट करते हो तो बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे होते हैं जो आपका नैरेटिव बता रहे हैं, वहाँ पर कोई कॉमेडी नहीं होती है। तो कैसे मान लें कि आप एक कॉमेडियन की हैसियत से ही जो पैरोडी है वो बना रहे हो, कि यार नैरेटिव जो है वो आप नहीं चला रहे हो। और यही सब देख के मुझे कुणाल कामरा का पास्ट भी याद आता है। उन्होंने, और जिस तरीके की हरकतें उन्होंने की है, जिस तरीके के एक्ट्स उन्होंने किए, मुझे समझ में नहीं आता कि इनके ऊपर कोई सीरियस कार्रवाई हुई कैसे नहीं। इन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कई बार रिडिक्यूल किया है। और हार्श वर्ड्स में जितना आप सोच भी नहीं सकते उन वर्ड्स में, मतलब गालियों के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया है। और लॉयर्स ने ये जो हम हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट में योर ऑनर कहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, बिकॉज ऑनर हैज़ लॉन्ग लेफ्ट द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ऑनर तो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कई फोटोज़ में या फिर कई एडिशंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सैफरन कलर में पोर्ट्रे किया था। उनका ये कहना था कि भी सुप्रीम कोर्ट संगी हो चुका है। ये इसी से याद आता है कि जब राम जन्मभूमि जो है, जब स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जो पूजा हुई थी स्टार्टिंग की, एकदम स्थापना की, तो उस समय पर इन्होंने कहा था डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है। ये इस तरीके का स्टेटमेंट ऐसे समय पर देना, मतलब ये यही चाहते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं से आक्रोश हो, मेरी बातों का आक्रोश हो, लोग जो है वो सड़कों पर आए, लोग जो है वो मुझे थ्रेट दे, यही वो चाहते हैं। राइट, यही चाहते हैं, लिबरल हीरो बनना चाहते हैं। आगे सुनिए, आगे वो उन्होंने जो हमारे सीजेआई साहब थे उनको क्या कहा था, पहली बातें भूल जा, एल वर्ड पकड़ के झूल जा। ये कहा है। उसके बाद सीजेआई बोबड़े साहब को 2 फिंगर्स बताए थे और इनमें से एक फिंगर आपके लिए। बाद में इवन गोज फर्दर एंड क्लैरिफाइज कि जो मिडल है वही आपके लिए। ये लेवल का डिसरिस्पेक्ट इन्होंने हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का किया है। इन्होंने ये भी कहा था कि गांधी वगैरह और जो भी फोटोज है सब हटा दो, आप वहाँ पे हरीश साल्वे जी की फ़ोटो वहाँ पे लगा दो। और उसके बाद उन्होंने बीएसई का भी डिसरिस्पेक्ट किया है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जो मतलब ध्रुव राठी जो इन लोगों को बोल रहा था समय रहना ये सब कि क्या गालियाँ बकते रहते हैं, गालियाँ बकते हैं, कैरी मिनाटी को गालियाँ बकते हैं, जो अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से उसने डिनोट किया है, या फिर जो लॉयर मतलब जो जजेस हैं उनके लिए जिस तरीके का शब्द का यूज़ किया, ध्रुव राठी ने तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उसकी हिपोक्रेसी दिखती है। राइट, है ही ना। तो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे लिए, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, क्योंकि वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स जो है उनका ध्यान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमेज को ये मॉर्फ करते हैं और मॉर्फ करके उसमें कुछ ऐसे अल्टरेशंस करते हैं कि जिसके कारण खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसको एक्नॉलेज करके और इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करनी पड़ती है।
आप देखिए, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात कह रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना किया है। अगर कोई एक नॉर्मल पॉलिटी का भी स्टूडेंट हो तो भी उसको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो कितने सारे जो कानून है वो इंडिया के अगेंस्ट जाते। फॉर एग्जाम्पल, जो 1976 की अमेंडमेंट आई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उन्होंने किया था। फिर उसके बाद में जो केशवानंद भारती केस, एक लैंडमार्क केस आई थी। तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना कुछ किया है। और मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप इतने वेल क्वालिफाइड जज को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप कैसा कह सकते हो ऐसे। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या, यू आर जस्ट अ कॉमिक, बस आप गाली देते हो, बस एक बुली हो आप, और बस अब्यूजिव ट्रोल हो, दूसरा तो कुछ आता नहीं आपको ना। आपके जोक्स पे हंसी आती है किसी को, आपका एक फील्ड। और उसके बाद ये क्या आरोप लगाते हैं कि इंडिया में जो ह्यूमर है ये तो मर चुका है, इंडिया में ह्यूमर लोगों को समझता ही नहीं है। जॉनी लीवर हो गए, ब्रह्मानंदम हो गए, कपिल शर्मा हो गए, क्या इनका ह्यूमर हमें समझता नहीं? हमारे अगर हम पास्ट की बात करें तो इतने सारे रसों में एक विनोद रस भी हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, तेनाली रामन की हम स्टोरीज देखें, या फिर कालिदास, तुलसीदास की बातें देखें, तो उसमें ह्यूमर, कॉमिक एक चीज़ उसमें होती थी। ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो ये बोलना कि आपको ह्यूमर समझना, क्योंकि आपका ह्यूमर है ही नहीं, वो आपके अलावा किसी को नहीं समझेगा। कि आपको खुद को हंसी नहीं आती, उनका फेस देख लो, उनके फेस में भी कोई हंसी दिखती नहीं है। यही मेरी बात है कि आप बीएससी को आप टारगेट कर रहे हो, आप इतने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आप टारगेट कर रहे हो, जुडिशियरी को टारगेट कर रहे हो, पॉपुलरली इलेक्टेड मोदी जी को तो आप तो कोई चांस ही नहीं छोड़ते। और उसके बाद भी वो चुप रहते। लेकिन क्या कहते ये लोग, ऑथोरिटेरियन उनको कहते, डिक्टेटर कहते। यही किसने कहा था पता है? पन्नू ने भी कहा था, जो 6 फॉर जस्टिस का फाउंडर है ना, उसने भी यही कहा था। जैसा आपने बताया था, रविश कुमार ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था बांग्लादेश की जनता को, आपने शेख हसीना को उठा के फेंक के बहुत अच्छा काम किया। वही गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भी कहा था कि आपने शेख हसीना को हटा के अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि शी वॉज अ स्टूज ऑफ इंडिया। और क्यों? बिकॉज वो एंटी अमेरिका थी। एंटी अमेरिका इन द सेंस, तब तो वहाँ पे जो बाइडेन की सरकार थी ना, तो उनके अगेंस्ट आप नहीं जाना चाहिए। ये सब लोग एक ही इसमें बैठे, लेकिन गुरुपतवंत सिंह पन्नू को तो बोला गया कि टेररिस्ट है। दूसरी बात आती है कि कॉमेडी आप कर रहे हो। आप सबसे पहले हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को, जिन इंस्टीट्यूशंस के इंडिपेंडेंस के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, जिन इंस्टीट्यूशंस को जो ऑप्टिमम लेवल पे आज फंक्शन, कितने लोगों ने अपने एफर्ट्स दिए, उन इंस्टीट्यूशंस के तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ के जनादेश की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ के जनता की, यहाँ के कल्चर की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अर्नब गोस्वामी, सिंपली वो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनको कितना ज़्यादा हेकल किया गया। जो ये फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, वो एक इंडिगो की फ्लाइट थी 6C5317। अब इस फ्लाइट में दूसरे भी पैसेंजर्स थे, क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी अकेले उसमें चल रहे थे? और उस फ्लाइट की स्थिति देखो, इट वॉज टैक्सिंग, मतलब अभी बस वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रहा था, चलना स्टार्ट हो गया था, उस समय ये सब स्टार्ट करते। बिकॉज उनको क्यों किया उन्होंने ऐसा? वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन उनको सीन क्रिएट करना था ना। ही वॉन्टेड टू बी न्यूज, वो चाहते थे कि कल पूरी न्यूज बने। उनको पता है कि कैसे करना, और उनको पता है हमारे तो आका है ही बचाने के लिए, पूरी इकोसिस्टम एक्टिव हो जाती है। महंगे से महंगे लॉयर आ जाएंगे यार, कल ही खड़े हो जाएंगे। अगर जेल में होता है, मैं कोर्ट पहुंचू उससे पहले बेल रेडी होगी मेरे पास, कुछ भी होता है तो। हाँ, तो इनको एक कॉन्फिडेंस होता ही है। वहां पे जो ये पैसेंजर थे, ये बताते हैं कि हमने तो देखा कि सिर्फ वीडियो में एक छोटा सा ही पार्ट उनका कॉन्वर्सेशन आया था। हम देख रहे हैं कि वीडियो उनको पता था, खुद शूट कर रहे हैं, और कितने ज़्यादा वायलेंट तरीके से, कितने ज़्यादा प्रोवोकेटिव तरीके से, कितने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से अर्नब गोस्वामी पे वो चढ़ रहे थे। और अर्नब गोस्वामी कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं है, वो इतने बड़े जर्नलिस्ट, इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको इस हिसाब से ये ट्रीट कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने उनको सीधा सीधा कहा था कि आपकी मेंटल स्थिति शायद ठीक नहीं है। ये जो लोग उसको विटनेस कर रहे थे, ये पैसेंजर का भी वही बोलना था कि वो मेंटली अनस्टेबल लग रहे थे। उस फ्लाइट में क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी अकेले थे और साथ में कुणाल कामरा थे? वहाँ पे कुछ हार्ट पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ ब्रेन वाले न्यूरो जिनको प्रॉब्लम्स है वो भी उसमें हो सकते हैं।
कोई दूसरे भी लोग, कुछ सेंसिटिव लोग हो सकते हैं, कोई सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, कोई बच्चे भी हो सकते हैं, क्या आपको अधिकार है पूरी की पूरी फ्लाइट हाईजैक करने का जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रमोट योर एजेंडा? क्या ये टेररिज्म जैसा एक्ट नहीं है? उन लोगों को वैसे भी इनको तो कोई याद रखता है ही नहीं, किसी को इनकी शक्ल भी याद रहती नहीं होगी, तो मैक्सिमम लोग जो इनको नहीं जानते वो कितने डर गए होंगे, इज दिस अ टेररिस्ट अटैक? ये क्या हो रहा है? इतना ज़्यादा ये सीवियर इंसिडेंट हुआ था कि जो फ्लाइट पायलट थे उनको इंटरवीन करके इनको बोलना पड़ा था कि आप जानते हो कि अगर फ्लाइट पायलट बोलने लग जाए मतलब कितनी बड़ी चीज़ हो गई। उनको इंटरवीन करके बोलना पड़ा था कि आप बैठ जाओ। उसके बाद भी ये रुकते नहीं है। सी हाउ इनसेंसिटिव दिस गाइज। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं जितनी बार लेबोरेटरी यूज़ करूँगा उतनी बार मैं इनको हेकल करूँगा, पोक करूँगा। और इन्होंने किया भी वही, इन्होंने पोक किया उनको। फिर भी अर्नब गोस्वामी, लेकिन यहाँ पे तारीफ अर्नब गोस्वामी की नहीं हुई कि उन्होंने ये इंसिडेंट कितना मैच्योरली हैंडल किया। मतलब देखो इतना चिल्लाया जा रहा है, उनको भी सुने जा रहा होगा, बट ही केप्ट हिज काम, ही केप्ट हिज कंपोजर। वो चुपचाप रहे। उन्हें पता चला कि ये तो भाई है, इनसे उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये कहते कि इनका कहना ये था जस्टिफिकेशन, फिर इनके इसमें पूरे लेफ्ट विंग वाले आ जाते कि क्या किया तुमने। लेकिन ये बात वो नहीं समझ रहे कि अर्नब गोस्वामी स्टूडियो में ये सब करते हैं, और अर्नब गोस्वामी जब करते हैं तो वो आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देते कि आपको स्टूडियो में आना है, आपकी इच्छा, आप आओ तो आओ, नहीं तो मत आओ। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप रख सकते हो कि हाँ मैं आऊँगा, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। नहीं पसंद आए तो पूरे कैमरा में वो लोग जज कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट रख के आप वहाँ से निकल भी सकते हो। नहीं, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसने ये सब कुछ किया, और जो आपने कहा ना कि मेंटली नॉट फिट, मेंटली अनस्टेबल, ये अर्नब गोस्वामी ने कहा था, तो उसने अपना एक जो कॉमिक एक्ट था इसमें इसका जिक्र किया था। कुणाल कामरा ने, उसने कहा था कि मुझे उसने बोला कि यू आर मेंटली अनस्टेबल, तो मैंने किसको तो भी ऐसे कहा कि तुम मेरी वीडियो देखो और इसकी वीडियो देखो, और कौन तुमको मेंटली अनस्टेबल दिखाई देता है। मतलब यहाँ आप देखो कि तुम कैमरे पर हो, तुम कैमरे पर तुम्हारा एक्ट कर रहे हो, अर्नब गोस्वामी है, अर्नब गोस्वामी वहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अब उनका एक तरीका है कि कैसे उनको पता है टीआरपी लाना है, कैसे टीआरपी लाऊंगा वो उनका देखना है। अब वो चिल्ला रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, कैसे कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका तरीका है लाने का। मतलब उस पे से जज करने को बोल रहा है कि मेंटली अनस्टेबल कौन है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि वो बोल रहा है कि तुम शाहरुख खान को माय नेम इज़ खान में देखो और सलमान खान को पार्टनर पिक्चर में देखो, मेंटली अनस्टेबल कौन दिख रहा है। अरे भाई शाहरुख खान एक्ट कर रहा है वहाँ पर, सलमान खान इसमें एक्ट कर रहा है, तो वो कंपैरिजन किस तरीके से करने को बोल रहा है, इससे उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है कुणाल कामरा की ये पता चलती है। यहाँ से उनका एक जो नैरेटिव किस तरीके से सेट कर रहे हैं। और ख़ास बात पता है क्या है, ख़ास बात ये है कि ये चीज़ स्प्रेड सब तक होती है। इनकी खासियत ये है क्योंकि इनका एक इकोसिस्टम इस तरीके से चलता है, इसकी एक क्लिप जो है वो एक शेयर करेगा, 2 शेयर करेंगे, जब ये अच्छी खासी रीच पे मिल जाए देन उसके बाद कुछ लोग जो यूट्यूब पर है वो यूट्यूब वीडियोस बना देंगे 3-4, ताकि और लोगों तक बम्बार्डिंग होती रहे। एक होता है ना मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको उस पर अटैक करो कि रिकॉल वैल्यू जनरेट हो कि नहीं, तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार लोगों को लगे यार इतनी बार बम्बार्डिंग हो रही है, कहीं सच तो नहीं है। तो मतलब क्या है कि इनका खासियत आप देखो क्या हुआ है, सबकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करने के लिए ये उन पर मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अर्नब गोस्वामी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म करना है, उसको बोल दो अरे कैसा चिल्लाता है, ठीक है, वो उसकी स्ट्रेटेजी है टीआरपी लाने की। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, वो उसकी स्टाइल है करने की। बाकी लोग जो है जैसा आपने कहा कि भाई आना है आओ, उसके इसमें नहीं आना है मत आओ, जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे। अब ये जो है बहुत सारे दूसरे चैनल से आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारे। सुप्रिया जी जो है कांग्रेस के जो सेल संभालती है, जो मीडिया संभालती है, अशोक श्रीवास्तव जी दूरदर्शन के, जो उन्होंने एक किस्सा बताया था कि भाई वो मेरे इसमें आई थी, डिबेट में आई थी, उन्होंने बोला कि कितनी बचकानी डिबेट है, बड़ी मतलब तुच्छी डिबेट, ऐसा कुछ तो भी वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा कि ऐसी डिबेट नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, मैंने आपको पता है डिबेट कौन से टॉपिक पर हो रही है, तो ये आप जब आ रही हो तो आप डिबेट को ऐसा नहीं बोल सकते हो। बोलते मैंने कहा ही नहीं। फिर बोले मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद वो क्लिप जो है वो ढूंढने के लिए बोली, क्योंकि मैं खुद ये हो गया कि सही में उन्होंने बोला कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रही है, मैंने नहीं बोला। फिर बाद में मैंने ब्रेक में देखा उन्होंने कहा था, फिर जब मैंने उनको चला के दिखाया कि देखो आपने कहा था, तो ऐसी आग बबूल आई, उसके बाद कभी डिबेट में आई नहीं।
तो मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर है ना, आपको डिबेट में आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, आपको पढ़ता है आओ, नहीं पढ़ता है मत आओ। तो यहाँ पर इस तरीके से जो वो डिबेट में हो रहा है, अब काफ़ी लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि भाई उनके जो रिपोर्टर्स है वो जा जाके दूसरे लोगों के मुंह में माइक डालते हैं कि भाई आप बताओ इसके बारे में बताओ। ये आजकल की रिपोर्टिंग हो चुकी है इस तरीके की। ये आप एक नहीं, ये आप सभी जितने भी रिपोर्टर्स है आज के समय पर, क्योंकि हर कोई जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा है उसको चाहिए कि भाई मेरे चैनल पे आए। ये जो कंपटीशन बढ़ी है इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो एक्चुअल में हो ही चुकी है कि आपको सीधे तरीके से, और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। किसी के मुंह में आप माइक डालकर नहीं पूछ सकते हो, उसका कंसेंट लिए बगैर नहीं पूछ सकते हो कि आपको ये बताना चाहिए, ये चीज़ गलत है। लेकिन आप ये ओवरऑल मीडिया के बारे में करो ना। मुझे एक बताइए कि ओके ये करते मीडिया पर्सन्स ये करते, लेकिन कौन से मीडिया पर्सन्स एक फ्लाइट में जाके ये करते, जो फ्लाइट बस अभी टेक ऑफ होने वाली, यहाँ पे कौन करता है आप बताइए? ऐसा तो कोई नहीं करता। और अगर कोई बोल भी दे तो बहुत बार नो कमेंट्स बोल के लोग चले जाते हैं, दे रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ होता है। तो आप दोनों चीज़ों को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात आती है कि ही इज़ वेरी इनसेंसिटिव एट टाइम्स। जो ये मेंटल हेल्थ की बात आती है ना, इसने खुद भी एक्सेप्ट किया है। इसने बोला था कि मैं 1 मंथ के लिए मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, और इन्होंने फिर कुछ एड वगैरह लिया भी था। वो लगता भी है कि भाई इसकी मेंटल हेल्थ तो होगी या नहीं होगी सही। एक बच्चा है, वो बच्चे ने मोदी जी के लिए गाना गाया था, 7 साल का बच्चा। वो 7 साल का बच्चा मोदी जी के लिए के सामने गाना गाता है, देश के ऊपर गाना गाता है, मदरलैंड के ऊपर गाना गाता है। ये आदमी क्या करता है, ये उस बच्चे का मॉक्ड वीडियो बनाता है और उसके ऊपर दूसरे सॉन्ग्स लगाता है। उस 7 साल के बच्चे तक के लिए इसके पास में सेंसिटिविटी नहीं है। और अंधभक्त बच्चा भी अंधभक्त। और उसके पापा जब कहते कि तू कुणाल कचरा है एक 7 साल के बच्चे को, तो ये कहता है कि 7 साल का बच्चा ट्विटर नहीं चलाता। मतलब 7 साल, अगर मैं ये ट्विटर पे पोस्ट कर रहा हूँ तो मतलब अगर ट्विटर की आई हुई वीडियो क्या सिर्फ ट्विटर तक की सीमित रहेगी? क्या उस बच्चे के रिश्तेदार नहीं होंगे? क्या उस बच्चे के दोस्त, दूसरे फैमिलीज नहीं होंगे जो वीडियो उसको घुमा के उसके सामने लाते होंगे? जब ये वीडियो उस बच्चे की चलती होगी, 7 साल के बच्चे की, तो उसको हो सकते कोई 14-15 साल के बच्चे स्कूल में जो बुली करने वाले वो उसको बुली करते होंगे, उसका हंसी का पात्र उसको बनाते होंगे। तो क्या उसके लाइफ के बारे में इसने सुना? नहीं। इतना कि एनसीपीसीआर ने खुद इसके ऊपर एक्ट लिया था। मतलब इतनी लेवल पे ये करता है। उसके बाद में तन्मय भट्ट ने जो पीडोफिलिक जोक्स जो उसने सुनाए थे, छोटी बच्चियों के बारे में कितनी भद्दी टिप्पणी उसने की थी, उसको भी ये डिफेंड करता है कि क्रेड ने अच्छा किया कि तन्मय भट्ट को एड कैंपेन से नहीं निकाला, क्योंकि बाकी लोगों ने उनको कैंपेन से निकाला था, तो तन्मय भट्ट को रखा। तो ये डिफेंड करने आता उस व्यक्ति को। उसके बाद में यही कॉमेडियंस पर कुणाल कामरा इंक्लूडेड, एक वुमन ने एक्यूजेशन लगाए थे, गलत तरीके से इनको रोस्ट किया जाता है, मैसेजेस के, गलत मैसेजेस के, कई सारे एक्यूजेशंस इनके ऊपर लगे। मतलब देखो आप, बच्चों के लिए सेंसिटिव नहीं है ये लोग। ये जो देश का एक सम्मान है जुडिशियरी के प्रति, उस सम्मान के लिए सेंसिटिव नहीं है। इनको हिंदू जो यहाँ की कल्चरल इंडियन वैल्यूज़ है उनके प्रति इनको रिस्पेक्ट नहीं है। ये बोलते कि यहाँ पे तो ह्यूमर है ही नहीं। मतलब जो एक वेस्टर्न नैरेटिव बोरो करके रखा है, ये खुद को भी समझते कि हम वेस्ट के ही लोग हैं और आप लोग तो बस हमसे ही सीखो और हम ही आपके माई बाप हैं। हाँ, जो आपने लास्ट टाइम हमने जब ये वीडियो बनाई थी कि ध्रुव राठी के जो व्यूज़ हैं ये वोट में काउंट क्यों नहीं होते, उस वक्त आपने ये चीज़ बताई थी कि आप अगर इनके नरेटिव पर या इनके बोलने पर अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो तो आप अंधभक्त हो गए। आप भली कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आपके पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, कितना भी रैशनल आप क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन आप अगर उनके थॉट्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे हो, मतलब आप अंधभक्त हो चुके हो। राइट। और यही चीज़ इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कैरी ऑन करते हैं। मतलब आप देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार जो भी वीडियोस है, जितने भी वीडियोस हैं, आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ तर्क लिखो। आप सिर्फ ये बोलो कि तुमने ये फैक्ट गलत बताए हैं, क्योंकि हम भी इंडियंस हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो भी, मैं मानता हूँ ऐसा कि भाई वो भी इंडियंस हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि कई सारे हमने देखा है कि जो अभी नागपुर में औरंगज़ेब का जो वायलेंस हुआ था उसमें मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई थी, और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए बांग्लादेश के अकाउंट से, ये हमने देखा हुआ है। इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कम्प्लीटली कि भाई तुम कौन से बेस में कौन लोग हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो एटलीस्ट इंडियंस हैं, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय हैं,
तो एटलीस्ट आप गालियां देने के बजाय इस तरीके से शब्द लिखने के बजाय, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे जो गैप है वो इंक्रीज होने वाली है। और क्या है, बाकी हम लोगों का तो सब सही चल रहा है, ये सिर्फ कमेंट करके, अननेसेसरी कमेंट करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करने नहीं वाले। इसलिए ये है, आप एटलीस्ट तर्क लिखो कि भाई यहाँ पर तुम्हारी गलती हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन अब्यूज़ करने ज़्यादा अगर ओपिनियन ओरिएंटेड हो जाए कि आपके क्या ओपिनियन है, तो मैं समझता हूँ कि हम सोशल मीडिया को भी एक अच्छी जगह बना सकते हैं। और इसी चीज़ को सब लोगों ने प्रमोट करना चाहिए, रैदर दैन कि एक लेबल लगा दिया इसको, ये लेबल लगा दिया, ये हो गया, वो हो गया। इससे किसी को कोई हासिल नहीं होने वाला है। देश हम सबको आगे बढ़ाना है। अगर आपको ये लगता है कि राहुल गांधी जी आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप आपकी प्रतिक्रिया रखो। अगर किसी और को लगता है कि नहीं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप उनकी, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। तो जब दोनों देश आगे बढ़े चाहते हैं, तो आप आपका ओपिनियन जो है वो सही तरीके से कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो ये हमारे देश को ही फायदा होगा। राइट, लेकिन बहुत सारे लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, देश आगे बढ़े या ना बढ़े उनको उससे कोई लेना देना नहीं, एंड ही फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी टू। क्योंकि अगर ये चाहते थे तो बीएससी का मजाक कभी नहीं उठाते, ये जुडिशरी का मजाक कभी नहीं उड़ाते। और आगे बात, मैं जो अर्नब गोस्वामी को सिर्फ यहाँ तक केकल कर नहीं छोड़ा, ही सो अनअपोलोजेटिक, इनको कोई गम नहीं, इनको कोई मतलब ये जो है एक रिकग्निशन नहीं है कि मैंने ये गलत किया, लोग गलत कह रहे हैं, सॉरी कह देना नहीं। ये क्या करते हैं, ये क्रीपी टेक्स्ट भी अर्नब गोस्वामी को आगे जाके करते हैं। उसके बाद में उनके टीवी चैनल के, जो टीवी का रिपब्लिक का ऑफिस है, उसके सामने जाके प्रोटेस्ट भी करते कि आई एम नॉट सॉरी, हे अर्नब आई एम नॉट, जस्ट टू से आई एम नॉट सॉरी। ये प्रोवोक, जबरदस्ती का प्रोवोक कर रहा है कि तुम मेरे पे अभी तक केस क्यों नहीं किया, इतना टॉलरेंट तुम कैसे हो सकते हो, तुम मेरे ऊपर केस करो, ताकि हम ट्वीट्स करेंगे, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में। राइट, जो CNN की रिपोर्ट में जैसे दिखा गया, CNN की रिपोर्ट में बस दबे स्वर में वहां तो कह दिया कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट शिवसेना वाले, लेकिन जो जुडिशियरी पे उन्होंने कहा था, तो उसमें ज्यादा कैसे पोर्ट्रे किया गया कि जुडिशियरी में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे उनके ऊपर चल रही है। ये गंदे तरीके के जो टिप्पणियां इन्होंने की थी, अगर ये अमेरिका में होता तो क्या इनको जेल में नहीं डाला जाता? किसी भी देश में आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप जाओ, एक तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, लेकिन सदगुरु, अभी एक कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ही आसपास एक लड़की रहती है, उनको एक बीमारी थी जिसके कारण उनका ब्रेन और बॉडी में ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उनको सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वो ईशा फाउंडेशन गई और उन्होंने कुछ मेडिटेशन वगैरह किया था, इसका न्यूज़ में भी आया था, पेपर में भी वगैरह भी आया था, तो वो ठीक हो गई सदगुरु की जो प्रोसेस थे, मेथड से। मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स थी या फिर डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी, जो मेडिकेशंस लिया करते थे अपनी हेल्थ के लिए, गट इश्यूज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, योगा को अपनाने के बाद में, उसको लॉजिकली समझने के बाद में, बिकॉज इससे पहले भी योगा था, लेकिन जिस भाषा में आज की यूथ, आज की जनरेशन समझ पाती है, उस भाषा में सदगुरु हम तक लेके आए और इसको एक रिवाइवल तरीके से किया, तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ। और बहुत सारे लोगों की श्रद्धा भी सदगुरु के ऊपर है, और इस कल्चर में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है। उस गुरु को ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं सदगुरु को के डिस्कोर्सेस सुनने के बजाय आई विल सी अ चिंपैंजी मैस्टरबेटिंग। ओह, मतलब एक देख सकते हो, आप क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते बिकॉज आपकी स्टडी उतनी डिप नहीं है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट में प्रॉब्लम है तो यू शुड हैव सीन अ लॉयर। उनको पूछना चाहिए था कि कौन से प्रोविजन से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे हुआ है कई बार। सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट्स है उसको रिव्यू करते हैं। गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, सब उन्होंने तो रिव्यू ही किया था ना सब कुछ। शंकरी प्रसाद केस में तो अगर पढ़ा होता, थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ा होता इन्होंने, आपकी वीडियोज ही देख ली होती, तो उनको समझ में आता कि एक प्रोसेस होती ये सब करने की। इन्होंने MM अकेडमी ऐप जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर पॉलिटी कोर्स लेने चाहिए, क्योंकि जितनी MM अकेडमी पर जो UPSC की पूरी फीस है, उतना तो इनको एक जन नहीं, उससे ज़्यादा डोनेट कर दिया उनके कमेंट सेक्शन में उस वीडियो। राइट, तो इनको भी एक मिलता है। मैं आज ही एक नया कॉमेडियन है, उसने भी हिंदू गॉड्स के ऊपर कुछ कहा था, हिंदुइज्म के, वो खुद हिंदू है। तो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड होता है, क्योंकि पूरी की पूरी पूछा जा सकता है कि ऐसा करते क्यों है। तो पूरी की पूरी एक लेफ्ट इकोसिस्टम, जैसे कुणाल कामरा ने बैटिंग की राहुल गांधी के लिए, उन्होंने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। भले ही उनसे ज़्यादा कई ज़्यादा टैलेंटेड कॉमेडियंस है, उनको उतना ग्रोथ नहीं मिला, लेकिन कुणाल कामरा न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम लिख के आ जाते हैं
और वो भी मोदी और कोरोना जो है इसको ये कर दिया जाता है कि भाई वो संभला नहीं है मोदी से कोरोना, ये राइट सब। वही। और जब अरविंद केजरीवाल के साथ में बैठ के वो मोदी और शाह को कैंसर बोलते हैं कि इन्होंने सही से हैंडल नहीं किया, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी कई सारी मिस्टेक्स की थी, मतलब वो पॉलिटिकल लीडर जिसने इतनी सारी मिस्टेक्स की है उसके सामने एक नेशनल लीडर को, मोदी जी को, वो कैंसर कहते हैं। मतलब ये इनकी जो एकदम डेरोगेटरी, मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बस ये रिएक्शन है। हाँ, और उसी रिएक्शन का इनको रिकग्निशन मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम में कॉलम लिख दिया, फिर पूरी की पूरी इकोसिस्टम आ जाती है। जैसे आपने कहा कि इतने पैसे भी आ रहे, तो हाँ आप कर रहे हो ना, तो वी आर विथ यू, आप यू कैरी ऑन योर स्ट्रगल। तो ये जो पूरा एक करियर बनाने के लिए कई बार लोग, फिर ये भी क्या कहा था कि क्यों ये बड़े कॉमेडियंस बन रहे हैं, तो हमको ही पता चला क्योंकि हिंदू वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए फिर ये बन रहे। हालांकि हम देखते कि वैसा कुछ नहीं है। यहाँ के अगर हमारे आसपास के हिंदू, उनको पता भी नहीं कि कुणाल कामरा ने कुछ बोला है, लेकिन ये जो लेफ्ट लीनिंग CNN आता है, लेफ्ट लीनिंग जो ट्विटर है, लेफ्ट लीनिंग जो चैनल, ये पूरा कवरेज उसको दे देते हैं। और फिर इस कवरेज के कारण वो एक रिएक्शन आता है और 10-12 लोगों के उसको ऊपर ये बोलते हैं कि पूरी हिंदुओं ने, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट जो है, पूरा अटैक उसको एक बना दिया जाता है। 100%। और देखो आप कि आपने जैसा कहा कि ये जो रिपोर्ट्स है, CNN हो गया, इन्होंने हिंदू वर्ड का यूज़ किया शिवसेना के लिए, जहाँ पर वो कम्युनल क्लैश या रिलीजन, जो भी वहाँ पर वायलेंस हुआ है, रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर हिंदू वर्ड का यूज़ करना शिवसेना के लिए, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। मतलब सोचो आप कि अगर यहाँ पर जो अभी क्लैश हुआ था, कम्युनल क्लैश, उसमें किसी रिलीजियस इसका नाम नहीं लिया जाता है, वहाँ पर कम्युनल क्लैश कहा जाता है। जब नागपुर में हमको क्लैश देखने को मिला था कि भाई किससे तोड़फोड़ की, कम्युनल क्लैश था वहाँ पर, वो प्रतिक्रिया जो है वो फिर वो वहाँ पर वो आ जाते हैं कि ये गट के द्वारा ये किया गया तो उसकी रिस्पॉन्स में ये गट ने ये किया। वहाँ पर ऐसा नहीं, पर यहाँ पर अननेसेसरीली ऐड कर देना ताकि क्या पता चले कि वायलेंट कौन है, हिंदू। जो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है कब से कि हिंदू जो है वायलेंट है, हिंदू टेररिज्म लाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा की गई थी, लेकिन क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि यार हो ही नहीं रहा है। हम हिंदू जो इतना बड़ा एक अवसर बन रहा है, जो इतना बड़ा त्यौहार बन रहा है, इतने सालों तक स्ट्रगल करने के बाद और कानूनन लड़ाई लड़ने के बाद, जहाँ पर एक भगवान श्री राम जी का एक जन्मभूमि पर जो उनका इतना भव्य मंदिर खड़ा होने वाला है, जब उसका एक भूमि पूजन हो रहा है, उस समय पर डेट ऑफ डेमोक्रेसी में बोल दूंगा तो हो सकता है वायलेंट हो जाए, ताकि मैं बता सकूं देखो जहाँ पर इतनी बड़ी ये हो रहा था, भगवान श्री राम जी जो इतने शीतल थे, उनका जब भूमि पूजन हो रहा है, उस समय पर देखो हिंदू कितना वायलेंट हो रहा है, लेकिन तब भी नहीं हुए, तब भी मैंने डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बोल दिया, लेकिन कोई वायलेंट नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? और प्रोवोक करो और प्रोवोक करो और पोक करो और पोक करो, लेकिन जब इस नाम पर जब हिंदू जो है वायलेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे समय पर जहां पर क्लैश हो रहा है वहां पर हिंदू वर्ड डाल दो। राइट। जैसे अभी कुणाल कामरा ने, विवेक अग्निहोत्री के ने भी इनको एक्सपोज किया है। विवेक अग्निहोत्री के हिसाब से इन तीनों का एक पॉडकास्ट होना था, मतलब पहले तो दोनों का होना था। टाइम पे उनको पता चलता है कि कांग्रेस के जहाँ लीडर भी वहाँ पे आ रहे हैं, तो विवेक अग्निहोत्री को एकदम टाइम पे पता चलता है कि अच्छा तो ये ऐसा होने वाला है। और फिर जब ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, विवेक अग्निहोत्री को थोड़ा बहुत नॉलेज था, उन्होंने देखा कि रोहित वेमुला के साथ में आपने जो किया था, रोहित वेमुला को आपने एक कैटेगोरिकली यूज़ किया था आपने उस इशू का और सरकार के अगेंस्ट, तो इन्होंने पूछा था कि आपको इससे क्या मिला, तो बोले कुणाल कामरा, अकॉर्डिंग टू विवेक अग्निहोत्री, कुणाल कामरा ने कहा कि हाँ फ़ायदा तो हुआ, मोदी के अगेंस्ट उसने एक्ट कर लिया। फिर विवेक अग्निहोत्री ने इनको कहा था एलिजेडली कि आपने, मतलब एक व्यक्ति सुसाइड करता है, उस सुसाइड का पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ करते, तो ही सेज एवरीथिंग इज़ फेयर इन पॉलिटिक्स। मतलब कितनी इनसेंसिटिव तरीके की बात होगी। और ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं अग्निहोत्री साहब, उनके पास फोटोज़ भी है, उन्होंने ट्विटर पे टेक्स्ट भी शेयर किए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी शेयर किए कि कुणाल कामरा को बोल रहे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि उनका जो एजेंडा उसको पूरी तरीके से धो दिया था। ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको लगा था इनको कुछ आता ही नहीं, ये तो अनएजुकेटेड है, ये तो अनभक्त है, लेकिन इन्होंने स्टडी करके आए थे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिफ्यूट किया होगा, तो इन्होंने वीडियो डाली नहीं और फिर आखिर में बोलते कि वीडियो का रिसोर्स करप्ट हो गया।